मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के नए आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं। आज का बच्चों हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने 12, 13, 14, 15 आर्टिकल नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उन आर्टिकल्स के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल 16 में क्या है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग क्लास में अलग अलग आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन क्या होता है बच्चों? तो ये जो गवर्नमेंट जॉब हमको मिलती है ना, उसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, उसको टेक्निकली भाषा में हम लोग लोक नियोजन बोल देते हैं। जब आप आर्टिकल देखेंगे तो उसकी हेडिंग कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। इंग्लिश में देखेंगे तो यह दिखेगी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। इसमें क्या बोला जाता है बच्चों, अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। राज्य के द्वारा का मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर। राज्य अगर मैंने बोल दिया तो इसमें केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सभी की जो भी इंस्टीट्यूशन होती है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, सरकार होती, वह सब आ जाता है। तो राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए नियुक्ति और रोजगार में, मतलब अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता दी जाएगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अवसर की समानता क्या होती है बच्चों, यह समझना हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अवसर की समानता दी जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको जो भी एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिल किया है उसके एग्जामिनेशन के लिए आपको बैठने का एक अवसर मिलेगा। तो इसमें यही बोला गया है कि राज्य नागरिकों के लिए नियुक्ति, मतलब जॉब में एंट्री, है ना, जो सरकारी सेवाएं होती है उसमें एंट्री, और रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। रोजगार का मतलब यह हो गया कि सेवा शर्तें, कोई भी जॉब होती है उसमें सेवा शर्तें होती हैं, उनकी पेमेंट सुविधाएं होती हैं, उनके बारे में भी या उनसे रिलेटेड अवसर की समानता दी जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं तो जो भी उसमें अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें अवसर की समानता दी जाएगी। अब हमें इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके समझना है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए जब अभी हमारा ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, है ना, तो इंडिया से 127 लोग गए थे। पूरी एक टीम थी 127 लोगों की। 127 लोग अलग अलग गेमों में, जो भी गेम्स हैं उनको उसमें प्रेजेंट करने वाले थे। तो उसमें से हमें गोल्ड कितना मिला बच्चों? मात्र एक, है ना। तो यहाँ पर सबको अवसर की समानता दी गई, सबको खेलने का मौका दिया गया, सबको ओलंपिक में भाग लेने का मौका दिया। कितने लोगों को? 127 लोगों को। पर आप लोग बताइए, क्या सभी लोगों ने गोल्ड मेडल जीता या सभी लोगों ने कोई सा अलग अलग मेडल जीता? नहीं, कुछ लोग मेडल जीत के आए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको अवसर की समानता मिली, आपको मैदान में उतरने का पूरा अवसर दिया गया, पर क्षमता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपने अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। तो वैसे ही बच्चों राज्य आपको खुद को प्रेजेंट करने के लिए एक अवसर देगी, और ये अवसर जो कहलाएगा अवसर की समानता कहलाएगी। ये आपको बराबर एग्ज़ाम में हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म हो जो राज्य के द्वारा संचालित हो रहा है, उसमें आपको मौका मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा। पर उसमें आप टॉप करते हो या रिजेक्ट हो जाते हो या फेल हो जाते हो, तो उसमें बच्चों राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो उसका यही मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में अवसर की समानता मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी। अगर आपने उस अवसर को ग्रैब किया, प्राप्त किया, तो फिर आपको एक बहुत अच्छा फल मिलेगा, उसमें आपको जॉब मिलेगी। क्या पर सभी लोगों को जॉब मिलती है? तो ऐसा नहीं है। तो इसका यही मतलब है बच्चों। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, जैसे रेस होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, वहाँ से रेस स्टार्ट होती है। तो मतलब जो लोग उस में भाग ले रहे हैं सबको अवसर की समानता मिली है। और जैसे ही बच्चों रेस स्टार्ट होता है तो कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ आता है। अब इसमें तो असमानता हो गई। तो राज्य का यह कहना है कि हम अवसर की समानता देंगे। अवसर की समानता के बाद अगर विषमता आ जाती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो मतलब यह समझिए कि आपको जॉब हो चाहे कोई भी प्रकार का कंपटीशन हो, उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, पर फिनिशिंग पॉइंट अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होगा, है ना। तो फिनिशिंग पॉइंट में कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई लेट पहुंचेगा, या कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसमें यही कहा गया कि अवसर की समानता को इसी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि आपको जॉब नौकरियों में अवसर की समानता मिलेगी। फिर आप उस अवसर को कैसे ग्रैब करते हैं वो व्यक्ति के क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। आई होप आपको ये चीज़, यह पॉइंट समझ में आ गया है ना। ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं बच्चों? तो आर्टिकल 16(1) में लिखी गई है, ठीक है। यह पूरी बातें लिखी गई हैं, यहाँ तक की बातें, यहाँ से लेकर ये जितनी बातें मैंने आपको बताई कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये बातें 16(1) में लिखी गई हैं। बच्चों हमारे लिए आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनके अंदर लिखी गई बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम कभी मेंस राइटिंग लिखेंगे या कोई बड़ा एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आर्टिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनके अंदर की जो बातें हैं वह पूछी जाती हैं मैक्सिमम टाइम पर। तो आप लोग यही समझिएगा कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। सबको जॉब नहीं दी जाएगी। समानता लाने के लिए क्या सबको जॉब दे देंगे? बिल्कुल नहीं। अवसर की समानता सबको दी जाएगी, पर कौन उस अवसर को कैसे ग्रैब करता है वो व्यक्ति की क्षमता के आधार पर प्राप्त होगी, ठीक है। और देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो बातें बोली जा रही हैं ये प्राइवेट सेक्टर के जॉबों के लिए नहीं है। निजी क्षेत्र में यह नियम रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्य जो है सरकारी संस्थाओं की बात करता है और प्राइवेट सेक्टर वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर देखिए बच्चों, आज ये देखिए कि आज के वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर बढ़ते जा रहा है ना। प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि हमारे फंडामेंटल जो राइट है वो दब रहे हैं, या उनका जो एरिया है वो छोटा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं होती है। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि राज्य का काम भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जितने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी, उतना ही ज़्यादा राज्य का काम भी सीमित होते जाएगा। यह एक बहुत एक ऐसा मैसेज है जिसे लोगों को समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट तो हमें सरकारी चीज़ों में मिलती है जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आता है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, है ना। इससे हमारे फंडामेंटल राइट पर अटैक भी है एक तरह का, अगर ये बहुत तेज़ी से ऐसे बढ़ता गया तो। और राज्य का उसमें कोई रोल ही नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट, इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना। राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
देखिए बच्चों, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके साथ में धर्म के नाम पर भेदभाव तो नहीं किया जाता है, मूल वंश के नाम पर भी नहीं किया जाएगा, जाति के नाम पर भी नहीं, लिंग के नाम पर भी नहीं, जन्म स्थान, निवास, उद्भव के आधार पर भी नहीं। आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे धर्म पूछा जाता है ना, मूल वंश पूछा जाता है, जाति, लिंग, निवास स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, उद्भव भी पूछ लिया जाता है। ये सब पूछने के बाद आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है कि आप इस धर्म के हो, उस जाति के हो, यहाँ पे जन्म हुआ, आप यहाँ पे निवास करते हो, आप इस उद्भव के हो। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, पर इनके आधार पर आपको नौकरी के लिए मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो धर्म बता दिया था लास्ट में, ये पता भी आपको। मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें डिफाइन कर दूंगा, निवास और उद्भव। निवास का मतलब यह है कि अभी आप कहाँ रहते हैं या आप निवास कहाँ करते हैं, जम्मू कश्मीर में करते हैं कि तमिलनाडु में करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में निवास करता है और वो फॉर्म फिल करते समय जम्मू कश्मीर अपना निवास क्षेत्र बता रहा है, तो हम उसके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे कि बताइए वो उस क्षेत्र का रहता है तो हम नहीं लेंगे ऐसे व्यक्ति को, ऐसा नहीं हो सकता। उद्भव, डिसेंट बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो है बच्चों, वो इटालियन है, इटली की हैं। जब उन्होंने शादी करी तो वो इंडिया में आई और इंडिया की नागरिक बन गई। उसके बाद बच्चों उनके बच्चे हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यह बोल नहीं सकता, यह इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता उनके साथ इंडिया में कि आपकी जो माता है मतलब इटालियन है, आपका उद्भव एक इटालियन महिला से हुआ है, तो हम आपको नागरिकता नहीं देंगे, हम आपको जॉब नहीं देंगे, हम आपको चुनाव में खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की बातें नहीं होती बच्चों, ना ही इस तरह का काम किया जाएगा, क्योंकि यह हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 16 में यह बात डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश मतलब कि भाई आप क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वालों को देखिए, तमिलनाडु को देखिए, अरुणाचल प्रदेश वालों को देख लीजिए, असम, मणिपुर, मेघालय, तो उन लोगों का फेस, बॉडी स्ट्रक्चर है ना, हाइट काफ़ी अलग होता है, कलर, तो वो रेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मूल वंश होता है। जाति, कास्ट आपको पता है, लिंग मेल फीमेल। ठीक है, जन्म स्थान आप कहीं पर भी जन्म ले, जन्म के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास आप कहीं पर भी रहिए, देश के किसी भी कोने में रहिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी फॉर्म हमेशा एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। उद्भव, आपका डिसेंट कुछ भी हो, है ना, आपके माता पिता कहीं के भी हों, अगर वो इंडियन नागरिक बन गए हैं और आप भी इंडियन हैं, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इन आधारों पर। इसका मतलब केवल इन आधारों पर नहीं किया जाएगा, पर अन्य आधारों पे किया जा सकता है और होता भी है बच्चों, राज्य करती है। ठीक है, तो आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, इनके आधार पे भेदभाव नहीं, है ना। यह बात कहाँ लिखी गई है बच्चों, तो 16(2) में लिखी गई है। मैं फिर बोला, आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके अंदर की जो बातें हैं वह हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला कि भेदभाव नहीं होगा, है ना, इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा, पर बच्चों इसके बाद बच्चों भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो कुछ आर्टिकल्स हम देखेंगे तो इसमें भेदभाव होगा, पर कैसा भेदभाव होगा, पॉजिटिव तरीके से होगा, सकारात्मक भेदभाव होगा, है ना, जिससे समाज का कल्याण होगा, है ना। अब देखिए, इसमें कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। विशेष क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, तो पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश में रहने वाले जो निवासी होते हैं उनको दी जाएगी। ठीक है, पहले उनको चांस दिया जाएगा कि ये पहले नौकरी में लगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसी एक रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनको पहला मौका दिया जाए। तो अब दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के साथ में तो ये भेदभाव है,
तो वो इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि देखिए संविधान में ये लिखा हुआ कि भेदभाव नहीं होगा, है ना, जन्म के आधार पर और निवास के आधार पर। हम तो देखो यूपी में रहते हैं और मध्य प्रदेश में हमें पहली प्राथमिकता नहीं दी गई, हमारे ज़्यादा नंबर आए थे, फिर भी मध्य प्रदेश के व्यक्ति को जॉब में लिया गया, हमें नहीं लिया गया। हम तो यूपी में रहते हैं इसलिए नहीं लिया गया, मतलब निवास के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया गया है। इस आधार पर हम कहीं पर भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई आपको बातें? चलिए, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्र विशेष, बिल्कुल जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिस राज्य में है, वह राज्य वहाँ के लोगों को पहली प्राथमिकता देती है। किसी भी प्रकार की सुविधाएं या जॉब से रिलेटेड कोई भी बात हो या कोई भी ऐसा मंच हो, वहाँ पर लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो उस राज्य के हैं, वोट वही लोग देते हैं। तो सरकार भी ऐसे लोगों का ख्याल रखेगी, है ना। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप लोग ने जब कोविड के समय में अचानक मजदूर लोग, है ना, लेबर वर्ग अचानक सड़कों पर आ गया था और कोई ख्याल नहीं रख रहा था। क्यों? क्योंकि जो मजदूर थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य से निकल के दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, और जिस राज्यों में काम करने गए थे ना तो वहाँ की सरकार ने उनका ख्याल रखा, ना वो जिस राज्य के निवासी थे उस राज्य ने भी नहीं रखा। क्यों बच्चों? इसमें एक पॉलिटिक्स आ चुका था। जो नेता मंत्री लोग थे, जो सिस्टम था, उनका यह सोच थी कि ना तो ये हमें वोट देते हैं, ना ये जिस जगह पे काम करने गए हैं वो उस स्थान में रहने वाले जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी वोट देने नहीं देते हैं। तो जब वो दोनों में से किसी को वोट नहीं देते तो दोनों साइड के लोगों ने मजदूर वर्ग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो जो हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक पैदल चले और वो अपने घर गए। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए जब बाहर निकल जाते हैं तो जिस स्थान पर वो मजदूरी करने गए हैं वहाँ के नाम से तो उनका वोटर आईडी है नहीं है, तो वहाँ भी वोट नहीं दे पाएंगे। और जिस जगह से वो निकल कर गए हैं, उनका जो मूल स्थान था, वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो 2 वक्त के खाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों जब वो उनके साथ में जब समस्या आई और एकदम से भीड़ सड़क पर आई, मजदूर वर्ग दिखाई दिया, तो किसी ने कोई सहायता नहीं करी। क्योंकि आज के समय में बच्चों वोट बैंक की राजनीति चलती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, इस बात को समझिएगा, है ना। राज्य के द्वारा, अब है ना, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत सेवाओं के पदों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। बिल्कुल, जो लोकल रहेगा, जिस क्षेत्र का लोकल व्यक्ति है, जिस राज्य का लोकल व्यक्ति है, उस राज्य में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उस व्यक्ति को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें दूसरे राज्य का व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, वह यह नहीं बोल सकता कि क्षेत्रवाद किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको राज्य वर्ड को समझना है तो आप मेरा आर्टिकल 12 का वीडियो ज़रूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल में चाहिए और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। मैंने उसमें राज्य को परिभाषित किया है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको राज्य समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, पर आप पुराना वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये जो मैंने बोला स्थानीय निवासी, तो राज्य का मतलब बच्चों इसमें संघ सरकार की भी गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी और राज्य सरकार की भी गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। कैसे? अब उस क्षेत्र के आधार पर, है ना। अब संघ सरकार बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलोगे, ये तो पूरे ऑल इंडिया में है, तो ऑल इंडिया में कैसे हो सकता है भेदभाव क्षेत्र के आधार पर? तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे जॉब निकलती है जैसे आर्मी की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी की जॉब निकलती है, तो जैसे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम साइड के लोग हैं, है ना, इनकी हाइट छोटी छोटी रहती है। फिर उसके और साथ में ये लोग मजबूत होते हैं, गठीले होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप लोग ने देखा होगा गोरखा कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनके नाम सुनकर ही या उनके बोल दें कि हम गोरखा हैं
तो उनको आर्मी में बहुत सारा बोनस पॉइंट मिल जाता है, उससे उनके गोरखा कम्युनिटी होने का बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग एक क्षेत्रवाद हो गया, ठीक है। या ऐसे स्थानीय क्षेत्र जिस जगह से गोरखा लोग रहते हैं, असम और मणिपुर के लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले निवासी रह सकते हैं, है ना। इनको भी तो कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा। फिर हम राज्य में आते हैं, तो हर राज्य बच्चों, प्रत्येक राज्य अपने मूल निवासी को प्राथमिकता देता है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है पर पॉजिटिव भेदभाव हो रहा है, और इस भेदभाव को हम कहीं पर भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ठीक है। तो यह बात बोली गई है बच्चों, किसमें, यह बात बोली गई है 16(3) में बोली गई है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको इतनी चीज़ें बताई कि देखिए ऐसी प्राथमिकता दी जाएगी, इनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, तो ये सब पे विधि कौन बनाएगा, रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, संसद बनाएगी इस पे रूल। कोई राज्य, हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नहीं बनाएगी, संसद बनाएगी। संसद को अधिकार है कि किसको इस प्रकार का अधिकार दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, संसद काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा कोई कम्युनिटी है जो उस क्षेत्र में रहती है, तो मध्य प्रदेश सरकार एक रिक्वेस्ट कर सकती है संसद से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इनके लिए विशेष कुछ कानून बना दीजिए। तो संसद अगर चाहे तो बना देगी और ना चाहे तो नहीं बनाएगी। तो मतलब क्या है कि अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट जॉब में कि लोकल लोगों को कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, अगर उस पर कोई रूल बनाना है तो संसद बनाएगी, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट को शक्ति है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट की बात है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे कानून बना चुकी बच्चों संसद ने, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या इस क्षेत्र में जब वो जॉब निकलती है इन राज्यों में, तो इन राज्यों के जो निवासी होते हैं उनको भी एक विशेष फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बात 16(3) में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरक्षण। ये बच्चों आरक्षण अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा है, पर फिर भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आरक्षण, तो देखिए आरक्षण दिया गया है, आरक्षण की हम बात करते हैं। नागरिकों के, ध्यान से सुनिएगा, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की बात की जा रही है। अब हमारे देश में रहने वाले जो लोग रहते हैं वो नागरिक हैं, तो उन नागरिकों में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, है ना। ऐसी एक क्लास है, ऐसी एक वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत, अब राज्य के द्वारा निकाली गई जॉब वगैरह होगी, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार, ठीक है, नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर बोला गया है पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग, जो लोग पिछड़े हैं उनको राज्य के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां एवं रोजगार निकलेगा उसमें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग कौन है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसमें दिया हुआ है कि राज्य की दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में पिछड़े वर्गों का आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि भाई पिछड़ा वर्ग कौन होगा। तो राज्य की दृष्टि मतलब जो सरकार है उसकी नज़र में, या उसने बता के रखा है कि पिछड़ा वर्ग कौन है, हमारे राज्य में कौन होता है, या संघ सरकार ने तय किया कि पिछड़े कौन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको ऑफिशियली एक टैग मिला हुआ है बैकवर्ड होने का। और साथ में वो बैकवर्ड तो हैं, साथ में आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मतलब आप लोग देखिएगा कि ST SC जो वर्ग है ना, ST SC कम्युनिटी के लोग हैं,
या स्पेशली एसटी की बात कर ली जाए, ट्राइबल्स लोगों की बात कर ली जाए, तो वो लोग बच्चों जॉब में दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसा लगता है ये लोग जॉब ही नहीं करते हैं या इनको जॉब मिलती ही नहीं है। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स वाले एरिया में बहुत कम है ना। जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो कभी अगर ट्राइबल्स लोगों के रूल एंड रेगुलेशन बनाने की बात आए तो उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो कैसे ट्राइबल्स की समस्या बता पाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनके रिप्रेजेंटेटिव कम हैं जिस वर्ग के, ऐसे वर्गों को आरक्षण दिया जाता है और उनको आरक्षण के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर में डाला जाता है। फिर उनको पता होता है कि एक ट्राइबल की समस्या क्या होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएगा। दिल्ली में बैठने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाले ट्राइबल व्यक्ति की समस्या को कभी समझ नहीं पाता है। कैसे समझेगा? जब उस जंगल वाले क्षेत्र में रहने वाला ट्राइबल है, वहाँ से किसी व्यक्तियों को आरक्षण देकर दिल्ली जैसे बड़े बड़े दिल्ली की बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे बैठाया जाएगा, तब वो व्यक्ति बहुत सही ढंग से बता पाएगा कि उनको असली में समस्या क्या है। तब जाके केंद्र सरकार एक अच्छा नियम बना पाएगी, एक सटीक प्लान बना पाएगी, एक बहुत सही योजना बना पाएगी। तो आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर जिनकी जनसंख्या गवर्नमेंट सेक्टर में कम है उनको आरक्षण दीजिए। किस आधार पे? वो पिछड़ापन भी होना चाहिए और साथ में वह गवर्नमेंट सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेटिव नंबर भी कम होना चाहिए। तो इस आधार पर रिजर्वेशन की बात की गई है। कहाँ पर बच्चों? तो आर्टिकल 16(4) में की गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। अब ये पिछड़ा वर्ग कौन हो सकता है? तो ये राज्य की दृष्टि में पिछड़े होने चाहिए और साथ में इनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जितना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इनका इनके समाज के साइड से उतना नहीं है, तो ऐसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पे बोला गया है? आर्टिकल 16(4) में बोला गया है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप लोग ने देखा होगा धार्मिक संस्थाओं में, है ना, जैसे कि अगर कोई मंदिर है और मंदिर की कोई टीम है या कोई ट्रस्ट बनाया गया है मंदिर में, तो वहाँ पर आपको एक ही कम्युनिटी के लोग दिखाई देंगे, वो है ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग। ठीक है, अब वहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चों? तो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। जैसे कि कोई मस्जिद है तो मस्जिद में बच्चों मुस्लिम धर्म के जो खास जो मौलवी और काजी लोग होते हैं उनको ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, या धर्म का एक बहुत बड़ा जानकार होता है, स्कॉलर होता है, ऐसे लोगों को ट्रस्ट में रखा जाता है। या जो भी मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी भी धार्मिक संस्थाएं हो, उसमें धर्म के जानकार या उस धर्म में जो अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति या पुरोहित या पुजारी, मौलाना, ऐसे लोगों को रखा जाता है टीमों में। और ऐसे धार्मिक जो ट्रस्ट होते हैं उनमें अपॉइंटमेंट भी किया जाता है। तो अब इसका यह मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले कि देखिए मुझे भी तो धर्म के बारे में जानकारी है पर मुझे नहीं लिया गया है, उन्होंने तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को लिया गया। ब्राह्मण लोग मंदिर में बैठ रहे हैं, वही ट्रस्ट बना रहे हैं, वही उनके परिवार के लोग या उनके ही समाज के लोग पूरा सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो बच्चों हम ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं कि देखिए इनको क्यों मौका दिया जा रहा है, हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी धर्म के बारे में जानकारी है। तो बच्चों इस आधार पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमें क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं को यह एक छूट दी गई है कि अपने धर्म से जुड़े लोगों की नियुक्ति करना है। ऐसा नहीं कि मंदिर है तो वहाँ पे हमने किसी मुस्लिम व्यक्ति को ट्रस्ट में शामिल कर लिया, नहीं। और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता है ना। कोई एसटी का है, कोई एससी है, अब उसको शामिल नहीं किया गया है किसी मंदिर के ट्रस्ट में, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मेरा अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया। देखो आर्टिकल ऊपर साइड में जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, उसमें दिया है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसमें जाति नहीं देखी जाएगी, धर्म नहीं देखा जाएगा। तो ये तो वायलेशन हो रहा है। नहीं, इसमें वायलेशन नहीं हो रहा क्योंकि धार्मिक चीज़ें हैं,
धार्मिक चीज़ों का जानकार व्यक्ति होना चाहिए, या उस धर्म से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, या जो वो धर्म को संचालित या उस धर्म की व्यवस्था के आधार पर जो व्यक्ति या जो समाज सबसे उचित होता है उसी को ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। धार्मिक संस्थाओं में अपने धर्म से जुड़े लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार है। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? तो 16(5) में दिया गया है। ठीक है बच्चों, यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, एक नया आर्टिकल आया है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, 2019 में आया है। तो यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठते हुए मिल जाएंगे या देखते हुए आपको मिलेंगे। अब देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसको हम EWS बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। अब बच्चों, इसमें यह बोला गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं वह लोग भी तो अमीर होते हैं, बात सही है, और उनमें भी कुछ गरीब होते हैं, यह भी बात सही है ना। अमीर और गरीब सभी वर्गों में आपको देखने को मिल जाते हैं, कास्ट में देखने को मिल जाते हैं। पर जो सामान्य वर्ग में जो लोग रहते हैं उसमें भी जो गरीब हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि 103 नंबर का एक संविधान संशोधन किया है, और उसमें बच्चों गवर्नमेंट जॉब में 10% आरक्षण दे दिया है। ठीक है, 10% आरक्षण दे दिया है। ठीक है, आरक्षण दिया गया है। तो ये किस आधार पे दिया गया है बच्चों? आर्थिक आधार पर। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। कितना परसेंट? तो 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2019 में, है ना, 103 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, और इससे 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक तो 15(6) जोड़ा गया। इस 15(6) में बच्चों, ये आर्टिकल 15 में है ना, आर्टिकल 15 में 15(6) जोड़ा गया, और इसमें एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनली संस्थाएं होती हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, फिर इसी के आधार पर एक और आर्टिकल जोड़ा जो अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है, 16(6) में बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता था, पर संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर भी दिया जाने लगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, ये जो आरक्षण वाला जो रूल है बच्चों, ये दोनों जगह लागू हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोगों की डिमांड रहती है, अगर आप लोगों को आरक्षण पे कैसे मिला, कब मिला, कितना % मिला, क्रीमी लेयर क्या होती है, बैकलॉग भर्तियाँ क्या होती हैं, प्रमोशन कैसे मिलता है ना, अगर इस पर आप लोग चाहते हैं एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमें आरक्षण पे वीडियो बनाइए। मैं आपको फुल डिटेल्स में पूरा एक सिस्टम बता दूंगा, कैसे आरक्षण आया, कैसे दिया, क्यों दिया, कौन से ऐसे कमेटी आई थी, है ना, कैसे इसको अलग अलग किया गया, कौन पिछड़ा वर्ग है, कैसे तय किया गया, ये सब आपको बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बता दूंगा। वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा बच्चों, इसलिए मैंने इस आर्टिकल 16 में इसको कैप्चर नहीं किया है। ठीक है, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।